Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आप सभी का स्वागत है. So very quickly, आज का हमारा मुद्दा किस पे होने वाला है? Well, टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, वरना जल्दी से बता देता हूँ. एसपी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, इसका हम जो बोरोड फंड्स है उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे. आज तक हमने इसमें क्या कंप्लीट किया है? देखिए भाई, हमने पहले ये सीखा कि ओन्ड कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होता है. ओन्ड कैपिटल के अंदर शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग से पैसे हम कैसे ले सकते हैं, और इन बोरोड कैपिटल डिबेंचर्स से, और पिछले लेक्चर में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट या पब्लिक डिपॉजिट जिसको कहा जाता है, उससे हम कैसे पैसे ले सकते हैं. और उसके आगे हमने बॉन्ड पे भी चर्चा कर ली है. आज हमारा जो टारगेट है वो है एडीआर जीडीआर, इसे समझना और कमर्शियल बैंक्स को समझना. ओके, तो सबसे पहली बात, काफ़ी सालों से अगर आप किसी को भी पूछते, ओके, कि तू बड़ा होके अगर विदेश जाना चाहता है, विदेश, तो तू कहाँ जाना पसंद करेगा? और काफ़ी लोग अमेरिका, बाकी देशों के बारे में, टू बी वेरी फ्रैंक, मे बी 15-20 साल पहले अमेरिका के अलावा विदेश का कोई देश का नाम मे बी गल्फ का हो सकता है, दुबई का नाम सुना होगा, बट अगर बाहर जाना है तो मेरे को डॉलर में कमाना है, तो मैं अमेरिका ज़रूर जाऊंगा. तो फॉर सम रीज़न दिस कंट्री ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इट्स करेंसी विच इज़ डॉलर, हैज़ गॉट अ प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस. दुनिया पर डॉलर ने अपनी छाप छोड़ दी है. आप विदेशों में भी जाओगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, छोटे छोटे कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर उनकी लोकल करेंसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना डॉलर वहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए काम आता है. सो डॉलर इज समथिंग लाइक अ यूनिवर्सल करेंसी. सभी कंट्रीज ने सुना है और मैक्सिमम लगभग सारी कंट्रीज में उसे इस्तेमाल किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए. ऐसा नहीं है कि कीमत में वह बहुत ज़्यादा है, ओके, कीमत में, वैल्यू में देयर आर अदर करेंसीज जो ज़्यादा है, बट वो कुछ ऐसे देशों के हैं कि उन देश में ही उस करेंसी का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, दूसरे देशों में उसे पूछा भी नहीं जाता है, बट डॉलर को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है. तो व्हाट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट?
ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हम सीख रहे हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में कि एक कंपनी है, कंपनी को पैसे चाहिए, वो पैसा कहां कहां से, फाइनेंस कहां कहां से जुगाड़ कर सकती है, कहां कहां से ले सकती है। वो अपने लोगों से ले सकती है, शेयर्स बेचकर, इक्विटी, प्रेफरेंस, या अपना खुद का पैसा लगा सकती है जिसको रिटेन अर्निंग कह सकते हैं, या वो बोरो कर सकती है बोरोड फंड्स के द्वारा, बॉन्ड्स को बेचकर या पब्लिक से डिपॉजिट लेकर। बट ये सारी चीजें भारत 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 बाहर से पैसा कैसे ले, क्योंकि बाहर भी तो इतने एनआरआई है, कितने एनआरआई है, कितने एनआरआई है। आप कनाडा नाम की कंपनी में या तो कंट्री में अगर जाते हो, देश में जाते हो, तो आपको भारतीय जो सेक्शन है, लोग हैं, बहुत मिलेंगे। आप गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, आपको वहां के लोकल लोग कम नजर आएंगे, भारतीय ज्यादा नजर आएंगे। द सेम फॉर अमेरिका। तो आई रिपीट माई सेल्फ दैट देर आर मेनी पीपल स्टेइंग अब्रॉड एंड हु हैव मेड इट वेल इन लाइफ, गुड, जो सफल है, पैसा अच्छा है, पर क्योंकि वो बाहर रहते हैं उनको एनआरआई कहते हैं। ओके, उनसे हम पैसा ले सकते हैं, उनके पास तो पैसा भी है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है, डायरेक्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एन इंडियन कंपनी अगर उनको उनके शेयर्स बेचकर पैसे लेने हैं तो वो इंडियन शेयर होल्डर से बड़े आसानी से ले सकते हैं। उनको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसको या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, वहां पर अपने शेयर्स को लिस्ट करना है, बराबर। तो ऑटोमेटिकली उनका रिकॉर्ड वो शेयर मार्केट पे आ जाता है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो उन लोग अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और उस शेयर मार्केट से कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट उनको भारत का ही पैसा मिलेगा। बाहर से पैसा कैसे लेकर आना है? देयर आर इंडियन कंपनीज जिनको ये परमिशन है कि बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है या नैस्डैक करके होता है। नैस्डैक को क्या कहा गया है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। काफी लंबा है, बट दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैस्डैक। दिस इज ऑल्सो अ स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर भी भारतीय कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं, बट कुछ ही भारतीय कंपनीज है, कुछ ही है, गिने चुने, जिन्होंने, काफी इसके अंदर आईटी कंपनीज आते हैं। ओके, क्योंकि ये आईटी कंपनीज का ऑफिसेस इन देशों के अंदर है या विभिन्न, जैसे मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था और मिस्टर अजीम प्रेम जी जो विप्रो कंपनी के मालिक है, ओके, मेजॉरिटी, बराबर, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी। ओके, थोड़ा इंफॉर्मेशन बांटा जा रहा था और ये बताया गया कि विप्रो जो इंडिया में करीबन तीसरे या चौथे पायदान में है आईटी कंपनीज में। इट हैज मीन अराउंड 40-45 कंट्रीज उनके ऑफिसेस, 40-45 कंट्रीज में उनके ऑफिसेस। टीसीएस इज द बेस्ट इन इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बीच में कहां पे आता है? HCL, इन्फोसिस। ओके, ये सारे आईटी कंपनीज है जो आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऑफिसेस पूरे विश्व में है। तो इन कंपनीज को अपने शेयर्स को दूसरों के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, नैस्डैक पे लिस्ट करना काफी सिंपल हो जाता है। बट काफी ऐसे कंपनीज है क्योंकि वहां के रूल एंड रेगुलेशंस इतने डिफिकल्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, दे कैन नॉट कंप्लाई, वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट कैन सच कंपनीज जो डायरेक्टली अपना शेयर्स वहां पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए एक रास्ता बनाया गया है जो सीधा नहीं है, जो थोड़ा टेढ़ा है, जो एक तीसरे आदमी के से जाता है। ओके, तो उन देशों में, जिन देशों के स्टॉक एक्सचेंज पे आप अपने शेयर्स को डायरेक्टली नहीं बेच सकते, आपको एक डिपॉजिटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन है एक डिपॉजिटरी? ओके, देखिए, अगर आप कोई भी जगह पे जाते हो, वो जगह की जानकारी आपको नहीं है और आप घूमने फिरने के लिए गए हो, तो आप क्या करोगे? एजेंट को अपॉइंट करोगे, बराबर। आपको सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए, एजेंट को अपॉइंट करोगे। सेकेंड हैंड घर चाहिए, आपको एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट आपके और कस्टमर के बीच में, उसी तरह एक डिपॉजिटरी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में जो दूरी है उसको पूरी करता है। तो हु इज अ डिपॉजिटरी? उस देश में वो नॉर्मली एक बैंक होता है, बराबर। हाँ, तो यहां पर क्या किया जाता है कि ये जो कंपनी है, भारत देश की कंपनी, ओके, यहां पे देखिए, न्यूयॉर्क, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप, दीज कैन एक्ट एज व्हाट? अ डिपॉजिटरी। द डिपॉजिटरी बैंक issues ADR, American Depository Receipt, and GDR to investors against these shares. तो इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी को देती है,
डिपॉजिटरी जो भारत देश के बाहर है, बराबर, वो लोकल लोगों को वहां पर जानती है, वो उस करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद में एडीआर और जीडीआर उन लोगों को बेचते हैं, और वो जो लोग हैं वो डिपॉजिटरी के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आई रिपीट माई सेल्फ, डायरेक्ट नहीं होता एडीआर। अगर आपको अमेरिकन एडीआर या जीडीआर बेचना है और उसके द्वारा आपको फाइनेंस जनरेट करना है, तो आपको डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ेगी। डिपॉजिटरी इज नथिंग लाइक अ बैंक जो उस देश में लोकेटेड है। आप उस डिपॉजिटरी को, एजेंट को इंफॉर्मेशन देते हो, मतलब आप उस एजेंट को शेयर्स देते हो, और वो जो है उसे एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट करता है और वहां के लोगों को बेचता है और वहां से पैसे ले लेता है, और आपको आपका पैसा डिपॉजिटरी से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टर से बात नहीं कर रहे हो जो एक एनआरआई है, जिसके पास पैसा है, जो बाहर अपना सेटअप पूरा तरीके से कर चुका है, अच्छा पैसे कमा रहा है। बट अगर आपको पैसा वहां से लेना है, आपको डिपॉजिटरी का, ओके, इट इज अ वे आउट। अगर आप डायरेक्टली आपके शेयर्स उनके स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या कर लिस्ट नहीं कर सकते हो, और जो डिविडेंड आपको देना पड़ता है वो डिविडेंड आप डिपॉजिटरी को देते हो, वो डिपॉजिटरी, वो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जितने लोगों ने भी एडीआर और जीडीआर की खरीदारी की है वो से ले लेते हैं। तो इट्स बेसिकली अ way out for those companies that cannot directly list their shares on the foreign companies stock exchanges. Okay, very quickly, ADR GDR के अंदर फर्क क्या है? क्वाइट सिंपल ज्योग्राफी का फर्क है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आपने डिपॉजिटरी अपॉइंट किया है तो वो एडीआर इशू करेगा उन लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हम यूएस की बात कर रहे हैं, बट बाकी विश्व के बारे में, बाकी यूएसए को छोड़कर, तो अगर आपने कोई भी यूरोपियन कंट्री के अंदर ओके अपॉइंट किया गया है, इंग्लैंड के अंदर हो सकता है, आयरलैंड के अंदर हो सकता है, ओके, स्कॉटलैंड के अंदर हो सकता है, कोई भी बाकी के देश में, तो जीडीआर को बेचा जाता है। ओके, तो देयर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस गिवन इन द फाइनेंशियल मार्केट एज फार एज द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न। सो आई होप आपको एडीआर और जीडीआर की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मैंने मेंशन किया कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट बाकी के कंट्रीज में अगर आपको जीडीआर के द्वारा पैसे जनरेट करने हैं तो आप कौन से स्टॉक एक्सचेंज की चर्चा करोगे? आप या तो लंदन, लग्जमबर्ग, नैस्डैक, ये दुबई में है, ये हाल ही में खुला है, ओके, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। दीज विल हेल्प यू to generate borrowed funds via the issue of through the help of a depository in this country and via the issue of GDR. अगर आप अमेरिका में खास करके बेच रहे हो तो आपको ADR के द्वारा वहां से पैसा मिल जाएगा। ये था अगला, इसके बाद का हमारा आज का आखिरी मुद्दा, कमर्शियल बैंक्स। ये कौन से बैंक्स होते हैं? एक्चुअली आपके एरिया में, ओके, आप जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते सुनते हो, आपके मम्मी डैडी के पास में जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ओके, तो ये कमर्शियल बैंक्स बिजनेसेस की, कंपनीज की कैसे मदद करते हैं फाइनेंस के अंदर? एक्चुअली काफी मदद करते हैं। कैसे? देखिए, ये लोन देते हैं कंपनी को, दूसरा ये इन कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदते हैं, और ये इन कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो बेचा जाता है तो उसका अंडरराइटिंग करते हैं। अगर आपको अंडरराइटिंग के बारे में नहीं पता है, टेंशन ना ले, आगे जाके आपको सिलेबस के अंदर वो जरूर कवर अप जरूर किया जाएगा, डिटेल के अंदर किया जाएगा, अगर अभी तक नहीं किया गया है, पर थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूं। तो कमर्शियल बैंक्स सिंपल सा है, लोन देते हैं। कमर्शियल बैंक्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदते हैं, क्योंकि जब भी ये कंपनीज आते हैं क्या खरीदने में, ओके, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स है। ये लोग बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदते हैं और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो एक बैंक एक दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि एक बैंक एक शेयर नहीं खरीदेगा, एक बैंक करोड़ों की मात्रा में शेयर खरीदेगा। तो काफी पैसा बैंक के द्वारा, नॉट अ लोन बट बाय बिकमिंग अ शेयर होल्डर, कंपनी को मिल जाता है। एंड लास्टली अंडरराइटिंग, क्योंकि एक बैंक जब एक कंपनी शेयर्स बेचने आती है, लेट्स से 10 लाख शेयर्स, कंपनी को थोड़ा डाउट तो रहेगा, क्या ये शेयर्स में बेच पाऊंगा, क्या ये शेयर्स में नहीं बेच पाऊंगा, बराबर, थोड़ा डाउट रहता है उनको। हाँ, तो ये बैंक्स क्या करते हैं, ये अंडरराइटिंग का काम करते हैं। ये बैंक्स इन कंपनीज को कहते हैं आप हमको दो शेयर्स, हम बेच देंगे, आप टेंशन मत लो, आपको पैसा मिल जाएगा।
अगर हम कस्टमर नहीं ढूंढ पाए कि हम खरीद लेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है वो ये बैंक कंपनीज को बड़े आसानी से देता है। एज वेल एज बैंक कंपनीज को शॉर्ट टर्म फाइनेंस दूसरे कौन से टाइप से दे सकते हैं? फर्स्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये आप अकाउंट्स में बहुत बार सुनोगे, जहां पर कंपनी को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है और कंपनी को बोला जाता है देखिए आपका बैलेंस 0 हो जाए तो भी आप 10 लाख रुपया ज्यादा हमसे ले सकते हो, आपको हमको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको वो परमिशन दिया जाएगा। ओके, तो कभी जरूरत पड़े, कभी इमरजेंसी आए और आपका बैलेंस 0 हो गया, 0, टेंशन ना लो, आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर द लिमिट। आपका सभी का लिमिट तो 0 होता है ना, विड्रॉ करने का। 0 होने के बाद आप क्या निकालोगे? बिजनेसमैन, कंपनीज और पैसा ले सकते हैं। तो इस तरीके से उनको शॉर्ट टर्म हेल्प हो जाती है। दूसरा, कैश क्रेडिट। देखिए, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज अबाउ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर क्या कहा गया है? द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन अ सिक्योरिटी मार्जिन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरड्राफ्ट में ना, ओवरड्राफ्ट उन्हीं बिजनेसमैन को मिलता है जिनका बैंक के साथ में पक्का रिश्ता है, लंबा रिश्ता है। ओके, बट जो नए रहते हैं ना मार्केट के अंदर, उनको ओवरड्राफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको क्या देती है बैंक? कैश क्रेडिट। बट क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, हम 10 लाख का कैश क्रेडिट देंगे, आप उतना पैसा ले सकते हो ज्यादा, बट आपको उतना ज्वेलरी हमारे पास रखना पड़ेगा, आपको आपके मशीन के कागजात, आपको आपके गाड़ी के कागजात, आपको आपके दुकान के कागजात, मॉर्गेज गिरवी रखना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट में गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कैश क्रेडिट में आपको गिरवी रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगला क्या मिलता है? कैश लोन, सिंपल से। ओके, तो ये जो लोन मिलता है, अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट। आपको आजकल तो यू डोंट इवन हैव टू गो टू द बैंक, क्योंकि ये सारा चीज ऑनलाइन भी हो जाता है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द एक्चुअल अमाउंट बैलेंस। इट्स अ सिंपल लोन, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और आप एज अ लोन उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड लास्टली, जो अकाउंट्स में काफी बार आता है, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है? जब एक सेलर बायर के बीच में कोई लेन देन होता है, बट बायर जो है पैसे नहीं देता, तो सेलर बायर को बोलता है कि एक पेपर पे लिख के दे मुझको कि तू मेरे को 2 महीने बाद पैसे देगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देगा। उसको कहते हैं बिल। उसका एक टाइम होता है, 2 महीना या 3 महीना। बट वो सेलर क्या करेगा? सेलर को वो बिल के जगह पे, ये बिल की जगह पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो बिल को लेकर वो सेलर 2 महीना नहीं रुक सकता, वो लेता है और बैंक को जाके बेच देता है, बैंक उसको पैसे देता है। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो बैंक अपना थोड़ा कमीशन लेता है, एग्जाम्पल 2 लाख, बैंक में भी 1000 रुपया लेगा, बाकी का सेलर को दे देगा, रखो 1,99,000। सेलर खुश, उसको पैसे मिल गए मैक्सिमम। बैंक खुश क्योंकि बैंक को अपना 1000 रुपया कमीशन मिला। बायर खुश क्योंकि बायर को 2 महीने के बाद में ही पैसे देने हैं। इस तरह से कमर्शियल बैंक्स बिजनेसेस की, कंपनीज की, कॉरपोरेट्स की हेल्प, आई वुडंट से हेल्प करता है, बट फैसिलिटेट करता है उनके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को, पैसों की रिक्वायरमेंट को। ओवरड्राफ्ट दे सकता है, कैश क्रेडिट दे सकता है, लोन्स दे सकता है, या वेरी सिंपली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज करके उनकी मदद कर सकता है। दीज आर द 2 ways दैट इन द कैटेगरी ऑफ बोरोड फंड्स वी हैव लर्न के जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनली अगर बात कर रहे हैं EDR, GDR के द्वारा, और कमर्शियल बैंक्स के द्वारा अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 डिफरेंट वेज के द्वारा। आई होप आपको ये समझ आया है। लाइक ज़रूर कर लीजिए, दोस्तों तक चैनल की जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए, लिंक शेयर कर लीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगली बार जब तक मिले अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।